Okay, my dear friends. Now, yesterday I have left on the topic. We have to move from the topic further. So let us start now. अब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जो रूस की क्रांति का लगभग सारा कुछ कवर कर लिया था, स्टालिन की भूमिका, उसके महत्व का भी, केवल उसमें एक पार्ट बच गया था। वो हाँ, ये भी हो गया था। सारा कंप्लीट हो गया। ओके, उसमें हाँ, वो सारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोगों को आज विश्व आर्थिक मंदी, केवल ये क्वेश्चन हमें कवर करना है। अब ये क्वेश्चन जो हमें कवर करना है उसको देखिए कि फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वहीं रूस की क्रांति ने उस स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। टिप्पणी कीजिए। मतलब फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो मतलब क्या हुआ? अगर मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी से क्या मतलब हुआ? सोचिए। फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वहीं रूस की क्रांति ने उस स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया। टिप्पणी कीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय? क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कवर किया है? ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है या नहीं आया है? बोलिए। मिक्स्ड रिस्पॉन्स। क्या? कुछ यस बोल रहे, कुछ देखो, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा तुम्हें दिक्कत हुई होगी। देखो, इसको मैं बताता हूं, तरीका बता देता हूं। पहला प्रिंसिपल लाइफ का आप याद करिए, क्वेश्चन के सामने कभी घुटने नहीं टेकना है। क्वेश्चन के सामने हमेशा हमें फाइट करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो जैसे फ्रांस की क्रांति ने मानव स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रथम कदम उठाया, तो रूस की क्रांति ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देखो, टिप्पणी करनी है। अब इसमें टिप्पणी करनी है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर है कि हमें रूस की क्रांति के सीक्वल, मतलब रूस की क्रांति को फ्रांस की क्रांति के सीक्वल के रूप में, उसके पूरक के रूप में देखना पड़ेगा। तो इसको हमने उठाया। अब आप को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके फ्रांस की क्रांति पर बढ़ जाइए और दिखाइए कि फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फिर यहां पर दे देना। अब मैं आगे बता देता हूं, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा पूरा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर उसने 26 अगस्त 1789 को, मैंने 26 अगस्त 1789 को व्यक्ति और मानव अधिकारों की उद्घोषणा की। तो अब 26 अगस्त 1789 को व्यक्ति और मानव अधिकारों की उद्घोषणा बताओगे। सॉरी, नागरिक, हाँ, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा की। और उसने उस घोषणा को केवल फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहा। लेकिन फिर वहां पर आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना है। परंतु अगर हम फ्रांस वहां कर दो, परंतु इस घोषणा की भी अपनी सीमा थी। फ्रांस की क्रांति कहीं ना कहीं
मध्यवर्गीय स्वतंत्रता की सीमा में बंधा हुआ था। जैसे देखो, अब ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत थोड़ी हुई होगी। कारण क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सोचने वाला प्राणी होना मांगता है। कैसे? तो जैसे आपको संविधान की समझ अगर होगी, तो जैसे आप फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर जैसे अनटचेबिलिटी का जो बैन किया गया है आर्टिकल 17 में, या फिर आप देख तो आर्टिकल 23-24 में जो बलाश्रम के विरुद्ध जो शक्तियां दी गई है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इन सब को आप मान सकते हो कि ये मिडिल क्लास लोअर क्लास सभी के लिए है ना। नहीं तो बाकी जो अधिकारों को देखोगे वो मिडिल क्लास के लिए राइट है, और लोअर क्लास का राइट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कैद है। तो आप फ्रांस की क्रांति में देखोगे तो स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, लेकिन मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल है। स्वतंत्रता का मतलब लगाया गया व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं। समानता का अर्थ लगाया गया अवसरों की समानता, आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं। बंधुत्व का नारा भी एक खोखला नारा बनकर रह गया, क्योंकि सभी को मताधिकार नहीं मिला। पैराग्राफ चेंज के, परंतु रूस की क्रांति ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसने स्वतंत्रता के अर्थ का व्यापक विस्तार किया। उसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। रूसी क्रांति के बाद एक बोल्शेविक सरकार गठित हुई। उसने निजी संपत्ति को समाप्त कर संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में ला दिया और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा सभी को पहुंचाई गई। सामाजिक अवसरों मतलब स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा सभी तक पहुंचाई गई और मानव शक्ति के विकास के लिए काम किया गया। यह कहीं ना कहीं सामाजिक समानता को और हर तरह के नस्लीय, क्षेत्रीय, हर तरह के नस्लीय और सामाजिक विभाजन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। अब आपके मन में अकुलाहट यह होगी कि भाई रूस की क्रांति में यह सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक त्रुटि तो बनी रही। आपके मन में होगा त्रुटि यह बनी रही कि कहीं ना कहीं जो रूस की क्रांति है, आपके मन में सवाल यह खड़ा होगा कि भाई ये तो चलो ये बनी रही, लेकिन रूस की क्रांति में लोगों की स्वतंत्रता को कुचला भी तो गया है। ये भी आपके मन में होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है, जवाब यह है कि ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता को कुचला गया है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि यद्यपि यह सही है कि इसके लिए सरकार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निरंकुश शक्ति का प्रयोग किया गया, या इस शक्ति का मतलब इस लक्ष्य को पाने के लिए इस लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं एक दंड शक्ति का, व्यापक दंड शक्ति या निरंकुश शक्ति का उपयोग किया गया। लेकिन यह भी सही है कि रूस की क्रांति वह उस प्रश्न का जवाब था जो फ्रांस की क्रांति के समक्ष अनुत्तरित रह गया था। मैंने वो अनुत्तरित था निम्न वर्ग की हितों की बात। तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यह काम आपके लिए जरूर कठिन हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह का क्वेश्चन भी देना शुरू करता हूं ताकि आप सोचने वाला प्राणी हो सके, तो ये काम और भी बेहतर होगा। तो आप क्वेश्चन के सामने सरेंडर मत करिए और जो भी क्वेश्चन आए उसको एक बार ट्राई जरूर करिए। अब चलिए हम आपको लाते हैं विश्व आर्थिक मंदी पर, आपको याद ही करवा देता हूं। चलिए, विश्व आर्थिक मंदी। तो पहली बात आप यह जानिए, मंदी, जो मंदी और तेजी ये पूंजीवादी व्यवस्था का लक्षण होता है, और मंदी कहीं ना कहीं पूंजीवादी मॉडल में ही निहित है। क्यों? तो जो क्लासिकल पूंजीवाद है उसका बल क्या था? डिमांड एंड सप्लाई के संतुलन पर। वह मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता था एडम स्मिथ। उसका मानना था कि बाजार अपना अनुशासन स्वयं तय करता है, यानी बाजार के अपने नियम होते हैं और बाजार अपने नियमों से संचालित होता है। और बाजार का नियम है हायर द डिमांड हायर द प्राइस और लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो ये जो पद्धति, इस पद्धति की कुछ आंतरिक कमजोरियां होती है। मतलब पूंजीवाद एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त होता है। वो विरोधाभास क्या होता है?
तो विरोधाभास होता है कि पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपने श्रमिकों को, क्योंकि देखो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें दो शेयरदार होते हैं, एक होता है पूंजी और दूसरा होता है श्रम। तो पूंजीपतियों का शुरू से ही प्रयास होता है, जो कार्ल मार्क्स ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया था, कि पूंजीपति चाहेंगे कि उत्पादन में अधिक से अधिक अंश कैपिटल ले ले और लेबर को कम से कम दे। इसके लिए उन्होंने मशीन का ज्यादा उपयोग किया, जानबूझ के श्रमिकों के साथ बार्गेनिंग करके और उसके वेजेज को कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि श्रमिक वहां दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ श्रमिक उत्पादन में भी हिस्सा लेते हैं और दूसरी तरफ जो श्रमिक हैं वो उनके बाजार के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर श्रमिक को आप उचित तनख्वाह नहीं देंगे तो श्रमिक बाजार के रूप में काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि श्रमिकों के पास क्रय शक्ति नहीं रहेगी, तो आपकी वस्तुएं नहीं बिकेंगी, तो मंदी आ जाएगी। तो मंदी आपने स्वयं पैदा किया, लेकिन आप अपनी स्थिति से लाचार हैं, आप मुनाफा छोड़ नहीं सकते और मुनाफा नहीं छोड़ेंगे तो ये सिचुएशन झेलना पड़ेगा। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसके आवश्यक लक्षण होते हैं उसका होता है ओवर प्रोडक्शन, मतलब अतिरिक्त उत्पादन, तथा कम उपभोग। कम उपभोग इसलिए कि आप अगर श्रमिकों को तनख्वाह नहीं दोगे तो उसका उपभोग कम हो जाएगा और उसका उपभोग कम हो जाएगा तो आपकी वस्तुएं बिकेंगी नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका है? तरीका यह है कि अब मान लीजिए आपने क्या मार्केट सिमट गया, क्योंकि आपके मजदूर अब आपके परचेजर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप आप उत्पादन को कम कर लीजिए, बाजार के डिमांड को कम होते देख लेंगे। वैसा आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आपको प्रोडक्शन को तो मेंटेन करना होगा, तो वो वैसा नहीं कर सकते। और जब वो वैसा नहीं कर सकते तो क्या होगा पता है? जब वो वैसा नहीं करेंगे तो उनका जो मार्केट है वह मार्केट जैसे वो और अधिक, मतलब जब वो श्रमिक अपने उत्पादन को या तो कटौती कर दिया, उसका उत्पादन को कटौती नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपने मुनाफा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन। आप मार्केट में उपभोग है नहीं, आपके श्रमिक वस्तुओं को खरीद नहीं रहे, आप उत्पादन को कम नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन, और वह है कम उपभोग। अतिरिक्त जब कम उपभोग होगा तो अतिरिक्त उत्पादन की समस्या आएगी ही। तो अतिरिक्त उत्पादन और कम उपभोग दोनों कारक एक दूसरे से जुड़े हुए कारक हैं। तो अंकुर जरा पूछो इनसे कि इतना ये लोग समझ गए तो मैं आगे बताना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा हिंट करिए। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब मैं एक पूंजीवाद का एक बड़ा खतरनाक रूप बताता हूं। जैसे पूंजीपति होते हैं तो वो अब क्या होते हैं कि अपने मजदूरों को तनख्वाह नहीं देते हैं, तो उस कारण से जो कम देते हैं तो उसे मार्केट सिमट जाता है। एक बड़ा ही अच्छा अनेक्डोट है। कहा जाता है कि जब हेनरी फोर्ड अमेरिकन कैपिटलिस्ट था, जिसको वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कह सकते हो, तो अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी जो अपनी उसकी कार कंपनी थी उसमें वो रोबोट्स को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए यूनियन लीडर को चिढ़ाते हुए उसने कहा कि अब आप जो अपना यूनियन का तनख्वाह लेते थे वो किससे लेंगे? अब आप किसको संगठित करोगे? इन रोबोट्स को, मतलब मजदूर तो मैं ज्यादा से ज्यादा मशीन ला दूंगा, तो मशीन को आप कैसे संगठित करोगे? तो यूनियन लीडर ने भी तपाक से उनको उत्तर दिया कि और आप अपनी कार किसके हाथों बेचोगे? इन्हीं रोबोट्स के हाथों। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो रोबोट्स हैं वो तो आपके, जब मशीन आप ज्यादा लाओगे तो मजदूर कम होंगे, और मजदूर कम होंगे तो परचेजिंग पावर कम होगा, और परचेजिंग का पावर कम होगा तो आपकी वस्तुएं नहीं बिकेंगी।
अब देखो पूंजीपति क्या चालाकी करते हैं, ना तो अपना उत्पादन कम कर सकते हैं, ना मजदूरों के तनख्वाह को बढ़ाते हैं, तो उनका मार्केट सिमटने लगता है। तो वो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो वित्तीय एजेंसियां होती है, बैंक होती है, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जाइए और जाके मार्केट में आप इजी मनी लाइए, आप उदारता पूर्वक कम इंटरेस्ट पर लोगों को उधार दीजिए, ताकि लोगों में परचेजिंग पावर आए और लोग वस्तुओं को खरीद सके। अब यही आपको केस दिखेगा 2009 के सब प्राइम लोन क्राइसिस जो अमेरिका में हुआ, या 1929-30 की जो विश्व आर्थिक मंदी आई, उस दोनों में आपको सेम केस दिखेगा। जैसे 2009 में देखिए हाउसिंग सेक्टर में क्रैश हुआ। हाउसिंग कैसे हुआ, तो उस समय क्या हुआ था कि अमेरिकी इकोनॉमी में डिमांड गिर रहा था, तो अमेरिकन कैपिटलिस्ट का जो लॉबी है वो सरकार पर भी प्रेशर बनाए रखता है। तो फिर यह हुआ कि भाई मार्केट में डिमांड को कैसे उठाया जाए, तो मार्केट में डिमांड को उठाने के लिए कहा गया कि ठीक है, जो फेडरल रिजर्व, वहां का जो मेन बैंक है फेडरल रिजर्व, उसको मोटिवेट किया गया कि आप मतलब फेडरल रिजर्व ने 0 इंटरेस्ट पर मार्केट में लोन देना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक खड़े हो गए, जहां जिनको फेडरल रिजर्व से रकम मिलने लगी। इन इन्वेस्टमेंट बैंक हाउसिंग पर लोन देने लगे। तो लोग बहुत लिबरली, और अमेरिका में वैसे भी ज्यादा लोन लेने की आदत भी लोगों को है। इंडिया में हम लोग 3 बार सोचते हैं कि भाई लोन लेना एक लगता है साइकिल में घिरना, और अमेरिकन लोगों की एक आदत है, जैसे उनके पास क्रेडिट कार्ड भी रहेगा तो क्रेडिट कार्ड से वस्तुएं खरीदते हैं, और फिर क्रेडिट कार्ड का डेट लैप्स कर जाता है पेमेंट का, तो एक्स्ट्रा मनी भी भरते हैं, और उनको इंटरेस्ट देने में कोई हिचक नहीं होती है, अगर पैसा है तो, और नहीं पैसा है तो हाथ खड़े कर देंगे। तो क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि लोन लेके आराम से हाउसिंग खरीदना शुरू कर दिया। तो अचानक से हाउस की जो कीमत है बढ़ने लगी। जैसे मान लीजिए अगर पहले $50,000 किसी हाउस की कीमत है, तो जब हाउस का डिमांड बढ़ा तो पहले वो $1,00,000 हुआ, फिर वो $1.5 लाख हुआ, $2 लाख हुआ, फिर देखते देखते $5 लाख हो गया। और बैंक लोन देते, जैसे अब आपने $1,00,000 में खरीदा तो बैंक ने 90,000 आपको फाइनेंस किया, आपको $10,000 देना पड़ा अपना। तो 90% बैंक फाइनेंस कर रहा है। जब उसकी कीमत $5,00,000 हुई तो बैंक ने उसको कितना फाइनेंस किया, $4.5 लाख, और उसने अपना $50,000 लगाया होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब रिपेमेंट की बात आई तो जो कंज्यूमर्स है वो डिफॉल्ट करने लगे, उनके पास तो पैसे थे नहीं। और तब तक बैंक में और भी एक चेन होता है, इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जो अगर मैं उसमें जाऊंगा तो थोड़ा आपको वो हार्डकोर इकोनॉमी का है। जैसे बैंक आजकल एक आता है, आपको बीच में एजेंसियां भी बैंकों में आ जाती है, जैसे लोग अपना लोन भी बेच लेते हैं, तो बीच में इंटरमीडियरीज बैंक भी आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको 10 लाख या $4.5 लाख का लोन दिया, तो आप हमको अगर उसमें 12% इंटरेस्ट दे रहे हो या 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो हमारा पैसा तो ब्लॉक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि बीच में और भी कोई इंटरमीडियरीज बैंक खड़ा है, तो हम आपका लोन उसके हाथों बेच देंगे, और बदले में कहेंगे कि देखो अब ऐसा है कि हम 8% लोन ही लेंगे, 4% तुम इसमें लोन ले लेना, तुम हमको ये लोन खरीद लो। तो 4 या 5% के लालच में वो आपके लोन को खरीद लेगा। तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। तो उस तरह के इंटरमीडियरीज भी आ गए, तो उसको सिक्योरिटाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह के इंटरमीडियरीज आ गए। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जब लोग रीपेमेंट में चुके तो उन्होंने अपना हाउसिंग डंप कर दिया कि भाई लीजिए हाउस, हम नहीं खरीद सकते, हम कैसे खरीद देंगे, हमारे पास क्रेडिट नहीं, माने पेमेंट का पैसा नहीं। तो एक फेंका, दूसरा फेंका, इस तरह से मार्केट में तेजी से हाउस डंप होने लगा। और जिस समय हाउस डंप हुआ तो हाउस की कीमत नीचे गिरी, जैसे $5 लाख से $2.5 लाख हुई। जब $2.5 लाख हुई तो और भी लोग डर गए, जिनके पास हाउस था उनको लगा कि यार ये तो मैंने खरीदा था इनको 5 लाख में, और ये तो वो भी जाके अपना बैंक के सामने हाउस ड्रॉप उसको शुरू किया, अपने हाउस को डंप करना। तो क्या हुआ कि देखते देखते वो आ गया ओरिजिनल प्राइस $1,00,000। अब जो बीच में $4.5 लाख जो बैंक ने लोन दिया है और एक बैंक से दूसरा बैंक खरीदा हुआ है, तो चेन ऑफ बैंक उसमें शामिल है, सबके पैसे डिफॉल्ट होने लगे। पहले लेहमान ब्रदर्स फेल हुआ, फिर एक के बाद दूसरा फेल हुआ,
और जब बैंक फेल होते गए तो देखते देखते वो पूरे मार्केट का चेन ही था बना हुआ। तो जो पहले प्राइस बढ़ा उसको कहते हैं, मतलब इकोनॉमी की भाषा में बुलबुला बनना, और जो अचानक से जब प्राइस का डिक्लाइन हुआ उसको कहते हैं बुलबुला फूटना। यही चीज शेयर मार्केट में 1929 में हुई थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बुलबुला बना, बुलबुला फूटा। तो ये बेसिकली डिप्रेशन का एक सामान्य सा लक्षण होता है। थोड़ा सा आप लोग अंकुर को एश्योर कर दीजिए, मिस्टर अंकुर को, कि आप लोग समझ गए तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं। अंकुर जरा पता करिए। यस। ओके हैं? यस। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि ये हुआ कैसे। तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स दिए हुए, चारों पॉइंट्स मैं आपको याद करवा देता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको दिया कि पहले क्या था, जो पश्चिमी देश थे जिसको मेट्रोपोलिटन स्टेट या महानगरीय राज्य कहिए, वो अपना विनिर्मित वस्तु यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपने कॉलोनी के हाथों बेचते थे और अपेक्षा करते थे कि कॉलोनीज उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अपने यहां एब्जॉर्ब करें। अब कॉलोनीज के पास जो उपनिवेश है उनके पास जब परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति होगी तभी तो उनकी वस्तुएं खरीदेंगे। अब उपनिवेश क्या करते थे, उपनिवेश अपने कच्चे माल और खाद्यान्न ये उन देशों को निर्यात करते थे, तो उससे उपनिवेश को परचेजिंग पावर आता था जिससे उनकी वस्तुएं खरीदते थे। ओके, तो इसी तरह से दोनों के बीच संतुलन चला आ रहा था। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत या 20वीं सदी के आरंभ तक अनेक पश्चिमी देशों ने अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका मैकेनाइजेशन कर लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का मैकेनाइजेशन करने से मतलब यह हुआ कि उन्होंने कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण कर लिया। जब कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण किया तो उनका उत्पादन, स्वयं कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया। तो उसमें से बहुत सारे देश ऐसे थे जो या तो कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन गए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद और कच्चे माल का निर्यात भी करने लगे। तो अब चूंकि ये खुद ही सेल्फ रिलायंट होने लगे, तो जो पहले उपनिवेश से जो वस्तुएं लेते थे कच्चे माल, उसमें मांग में सीधे कमी कर दी। तो मांग में कमी कर दी तो उनका डिमांड सीधे तेजी से फॉल डाउन हो गया, और उनका डिमांड जो उपनिवेश के जब कच्चे माल बिकने कम हुए तो उनकी क्रय शक्ति गई, तो उन्होंने इन देशों से जो विनिर्मित वस्तुएं थी उनको खरीदना कम कर दिया। तो अब इनका वस्तुएं बिकनी कम हो गई तो चेन बना हुआ है, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अगर लोगों में परचेजिंग पावर होगी तभी आपके वस्तुएं खरीदेंगे। तो अगर आप असमान आर्थिक संबंध कायम करते हो तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ा। अब चलिए, दूसरा कारण मैंने बताया कि यूएसए यानी अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था, और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, ये संबंध में भी असंतुलन आ गया। ओके, अब सवाल उठता है कि इन संबंधों में असंतुलन कैसे आया। तो असंतुलन का कारण बताता हूं। जैसे अमेरिकी मोटर पूरे यूरोप के बाजार में छा गई, तो एक तरफ अमेरिकी वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी और यूरोपीय वस्तुओं की अमेरिका में, वैसा कोई वस्तुएं यूरोपीय लोग निर्यात नहीं करते थे अमेरिका को, तो अमेरिका ने निर्यात किया परंतु यूरोप से आयात नहीं हो पा रहा था। तो अमेरिका और यूरोप के व्यापार था उसमें भी असंतुलन आ गया। इस कारण से यूरोपीय देशों की परचेजिंग पावर कम होता चला। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक्चुअली यूरोप का जो पूरा बाजार था एक तरह से व्यवहार में अमेरिकी पूंजी से चल रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अनेक यूरोपीय देश ऐसे थे जहां आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इस बीच, क्योंकि अब जानते हो कि वॉर में बहुत सारे उनकी अर्थव्यवस्था ध्वंस हो गई थी, तो आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे थे, उसमें अमेरिकी पूंजी लगी हुई थी। इतना तक कि जर्मनी पर जो उन्होंने इंडेमनिटी, मतलब जर्मनी पर भी जो क्षतिपूर्ति की रकम उन्होंने डाली थी,
उसका प्रत्येक वर्ष वार्षिक इंस्टॉलमेंट जर्मनी को देना पड़ता था, वह रकम भी जर्मनी अमेरिका से कर्ज लेकर दे रही थी। तो अमेरिकी माने यूरोपीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी पूंजी पर इतनी निर्भर थी कि जिस दिन अमेरिकी पूंजी वहां से खिंच जाता, यूरोपीय व्यवस्था में संकट आ जाती। अब चौथा मैं पॉइंट देना चाहूंगा कि इसी बीच जो अमेरिकी पूंजीपति है उनको एक बुरी लत लग गई स्पेक्यूलेशन की। स्पेक्यूलेशन को कहते हैं सट्टेबाजारी। सट्टेबाजारी क्या होता है कि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, जो माल मार्केट में ऑलरेडी है उसी मार्केट में माल का हाथों का परिवर्तन करके आप मुनाफा कमा रहे हो, तो उसको कहते हैं एक तरह की सट्टेबाजारी। तो वो सट्टेबाजारी कैसे हो रही थी, तो अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखो तो पॉइंट नंबर 4 में आपको सूचना मिलती है कि जैसे अमेरिका का शेयर मार्केट था, तो शेयर मार्केट में सट्टेबाजारी शुरू हो गई। अब कैसे हुई इसे मैं आपको बताता हूं। जैसे इसको ऐसे समझो, शेयर मार्केट में दो मार्केट होते हैं। एक मार्केट कहते हैं प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो होता है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्राइमरी मार्केट से ही जाता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे आपने एक कंपनी खोली हुई है, आपको 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, आप चाहते हो कि उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है और मार्केट से आप 1000 करोड़ रुपए उठाना चाहते हो। तो अगर आपकी कंपनी का रेपुटेशन ठीक है और आपको आईपीओ जारी करने का अधिकार मिल चुका है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो मान लीजिए 1,000 पर शेयर के हिसाब से आपने उतने शेयर जारी कर दिए जितने मार्केट से आपको पैसे उठाने हैं। अगर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस और रेपुटेशन अच्छा है तो हाथों हाथ वो शेयर आपका बिक जाएगा। आपको बदले में मिल गया 1000 करोड़ जो लेकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो तो 1000 करोड़ का शेयर हुआ और प्रत्येक शेयर होल्डर को 1000 रुपए के हिसाब से कोई से आप कोई 100 शेयर खरीद ले, कोई 150 शेयर, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो वो शेयर, अब वो शेयर ऑटोमेटिकली, आपसे पूछने की आवश्यकता है, वो शेयर ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में चलेगी। सेकेंडरी मार्केट का मतलब हुआ कि शेयर ऑलरेडी है मार्केट में और वो कंपनी का परफॉर्मेंस के आधार पर वो शेयर का मूल्य बढ़ेगा और कम होगा। तो उसमें कंपनी भी थोड़ा सा उसमें कुछ मतलब मैनेज करती है। वो कई बार शेयर बाईबैक भी करती है, 25% शेयर बाईबैक कर लिया, जिसे बाईबैक करने से क्या होगा कि उस शेयर की कीमत और बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट को, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता है, उसमें बिचौलिए खाते हैं। तो अब मान लीजिए 1000 में आपने शेयर खरीदा, वो चला गया सेकेंडरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर आपका शेयर की कीमत बढ़ने लगी और पता चला अब उसका कॉस्ट हो गया है 10,000 पर शेयर, तो उसका 10 गुना दाम बढ़ गया। अब वो बढ़ेगा सिचुएशन पर, डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ेगा। उसी में तरह तरह के खेल हो जाते हैं। कई बार उसमें गलत साधन का भी प्रयोग हो जाता है, जिसमें सेबी नामक संगठन बनाया। हर्षद मेहता के बारे में आपने, स्कैम के बारे में एक वेब सीरीज भी आई है, बहुत अच्छी है, कभी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो देखना, बहुत एंजॉय करोगे। तो उसमें क्या है कि अब आपको मार्केट में उन्होंने क्या किया कि पूंजीपति चाहते थे कि शेयर मार्केट से हम कमाएं, तो उन्होंने बैंकों को मोटिवेट किया कि आप कॉमन पीपल को शेयर खरीदने के लिए उदारता से उधार दीजिए। तो बैंकिंग सेक्टर उसमें आ गई और कॉमन पीपल को वो लोन देने लगी शेयर खरीदने के लिए। जैसे अगर 100 रुपए माने $100 का शेयर है, तो कहेंगे कि भाई $90 कंपनी फाइनेंस करेगी और $90 90% और केवल $10 उस आदमी को लगेगा। तो चूंकि 90% कंपनी फाइनेंस कर रही है, तो जो शेयर खरीद रहा है उसको केवल मार्जिन मनी पर शेयर मिल रहा है। दैट इज, जो शेयर है, जो शेयर खरीद रहा, ही इज परचेजिंग द शेयर ऑन मार्जिन मनी $10। तो लोगों ने बड़ी उदारतापूर्वक लोन लेके शेयर खरीदा और उससे पूंजीपतियों को फायदा यह हुआ कि उनके शेयर का मूल्य उठा सेकेंडरी मार्केट में और शेयर को बेचकर बीच में मुनाफा कमाते थे, तो उनको फायदा होता था। अब वही बात हुई जो हाउसिंग में हुई। अब जब पैसे बैंक को रीपेमेंट करने की बात हुई और जब लोग डिफॉल्ट करने लगे, तो लगे शेयर को डंप करने की, भाई ले लीजिए, शेयर मार्केट में आके बेचना शुरू कर दिया।
सो एक ही दिन बाजार में इतना शेयर आ गया बिकने के लिए कि 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक, हाँ उसमें उसी दिन आप देखते हो कि भाई 24 अक्टूबर 1929 को सीधे अमेरिकन शेयर मार्केट क्रैश कर गया और ऐसा क्रैश किया कि वो उठा ही नहीं। अब मैं स्टूडेंट्स यहां पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई इससे क्यों हानि हुई। तो शेयर मार्केट का भी एक अजीब दस्तूर है। शेयर मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट कहते हो, सेकेंडरी मार्केट है, उसका उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं होता। उत्पादन में लगता है बस वही जो प्राइमरी मार्केट का जो पैसा आया। जैसे अगर वो पूंजीपति ने 1000 करोड़ का शेयर जारी किया तो 1000 करोड़ जो उसके हाथ में मिला वही प्रोडक्शन में लगेगा, और जो बाकी 9000 करोड़ है वो सेकेंडरी मार्केट में है, उसको उत्पादन से कोई मतलब नहीं, बिचौलिए खा रहे हैं। तो अगर इस तरह का स्टॉक मार्केट ना भी रहे तो अभी हमारी इकोनॉमी पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। केवल हाँ यही होता है कि सेकेंडरी मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पर जो प्राइमरी मार्केट है उसका शेयर आप खरीदते हो। तो लोग प्राइमरी मार्केट का शेयर इसलिए, जैसे आप मान लो कि रिलायंस है तो उसका सेकेंडरी मार्केट में शेयर का बहुत कॉस्ट है, तो कल को अगर शेयर जारी करेगा 50,000 करोड़ का तो शीघ्रता से मार्केट में हाथों हाथ बिक जाएगा, या शेयर की स्कार्सिटी हो जाएगी, इतना लोग कंपटीशन करने लगेंगे आपस में शेयर खरीदने के। यही फायदा होता है, अन्यथा सेकेंडरी मार्केट का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। लेकिन आप ऐसा मानकर चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति है वो स्वस्थ दिख रहा है, स्वस्थ महसूस भी कर रहा है, अचानक से ब्लड प्रेशर मशीन पर ले जाकर जब ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाता है, देखता है अरे भाई उसका तो हायर ब्लड प्रेशर 200 शूट अप कर चुका है। अब उसको जिसमें डॉक्टर कहता है कि भाई आप कैसे स्वस्थ हो, आपको तो 200 हाई ब्लड प्रेशर दिखा रहा, बस वो क्या होगा कि सीधा वो बेहोश हो जाएगा ये सोच के कि भाई इतना हमें उस पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वही बात शेयर मार्केट का है। जब शेयर मार्केट डिप होता है तो ऐसा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पैदा करता है कि लोग बहुत डर जाते हैं और इकोनॉमिक पैनिक आ जाती है उस देश में। वही अमेरिका में आ गई, और जब अमेरिका में पैनिक आई तो उस पैनिकी में जो अमेरिकी पूंजीपति थे उन्होंने यूरोप से अपना तुरंत पैसा इन्वेस्टमेंट खींचा, और जब यूरोप से इन्वेस्टमेंट खींचा तो यूरोप का जो मार्केट हो भी डिप कर गया और फिर पूरी दुनिया में फैल गई, चाहे वो कच्चे माल के निर्यातक हो या विनिर्मित वस्तुओं के, सभी इसके शिकार हो गए। अगर एक देश बचा रहा तो केवल सोवियत रूस। इसलिए तुम देखते हो कि उसमें समाजवाद की काफी प्रगति हुई, क्योंकि जो सोवियत रूस है वो उसका बचना स्वाभाविक था। क्योंकि देखो मंदी तो वहां आएगी ना जहां मार्केट मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर चल रहा हो और जो स्वतंत्र मार्केट हो। लेकिन जो मार्केट नियंत्रण में है, जिसमें राज्य ही डिमांड भी क्रिएट कर रहा है और राज्य भी सप्लाई ही क्रिएट कर रहा है, जब दोनों राज्य के द्वारा हो रहा है तो मंदी कैसे आएगी? वो तो राज्य जानता है कितना डिमांड है और कितना सप्लाई हमको देना है, तो वो तो फ्री मार्केट है ही नहीं। और दूसरी बात है कि जो सोवियत रूस था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, तो दुनिया के पूंजीपतियों ने उसको शुरू में बाइकॉट भी कर रखा था, पूंजीपति देशों ने। तो उस समय जो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था थी वह आइसोलेटेड अर्थव्यवस्था थी, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था से कटी हुई सी थी, इसलिए भी वो मंदी की मार से बच गई, बाकी सारे देश उसके शिकार हो गए। अब इसका सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे, लेकिन अब आप पहले हमें इतना एश्योर कर दो कि यहां तक आप क्लियर हो गए तो मैं शेष देख लूंगा और बाकी इसके सोल्यूशन की चर्चा आगे करूंगा। तो अंकुर जरा मेरे स्टूडेंट से पूछिए कि वो समझ गए जो मैंने पॉइंट्स अब तक जितने बताए। मैक्सिमम बोल रहे तो नो कौन बोल रहे हैं? नो वाले थोड़ा सामने आइए। मैक्सिमम अगर यस बोल रहे हो तो नो वाले कहां नहीं समझे। हालांकि थोड़ा सा इकोनॉमिक मैटर है, थोड़ा टेक्निकल है, और लेकिन आप
आपको मैंने सारी चीजें समझाई। और सबसे बड़ी बात आप जानते हो, मैं जो क्लास में आपको पढ़ाता हूं उस लाइन पर पहले आपको अध्ययन सामग्री दे देता हूं। एक बार कहता हूं घर से पढ़ के आइए, दूसरी बार कहता हूं क्लास अटेंड करने के बाद घर पर पढ़ने जाइए, और वो मैं उसी लाइन पर मैटर देता हूं जिस लाइन पर मैं पढ़ाता हूं। और इतना डिटेल्स में आपको मैंने मैटर दिया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, सारा सोल्यूशन है आपके पास। शेयर मार्केट वाला टॉपिक, क्या शेयर मार्केट में क्या? शेयर मार्केट वाला टॉपिक समझ। शेयर मार्केट में जैसे देखो, शेयर मार्केट जो होता है, जैसे आप कंपनी हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, तो आपने बाजार में शेयर जारी किया। ओके, तो बाजार में आपने शेयर जारी किया और आपको उतना शेयर जारी किया जितना पैसा आपको बाजार से उधार लेना है। क्योंकि उधार क्या है, मतलब आपने उसको शेयर बॉन्ड, उधार तो नहीं हुआ, उधार बॉन्ड होता है, आप उसको शेयर धारक बना रहे हो, मैंने प्रॉफिट का अंश दे रहे हो। तो अब वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो मैं बाजार से मैं लूंगा, उस पैसे का मैं लोगों को मुनाफा भी में अंश दूंगा। तो आपने 1000 पर शेयर के हिसाब से 1000 करोड़ रुपया मार्केट से आपने गैदर किया, तो ये हुआ प्राइमरी मार्केट, वो आपने प्रोडक्शन में लगा दिया। अब वो शेयर ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मार्केट में चला गया, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हो, सेकेंडरी मार्केट है। अब सेकेंडरी मार्केट में जैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है, तो शेयर का रेट बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, तो उसी में आपका शेयर का रेट 1000 से 10,000 करोड़ हो गया। अरे मान लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में क्या हुआ था कि शेयर का मूल्य बढ़ाने के लिए, ताकि डिमांड बढ़े, अमेरिकन पूंजीपतियों ने उसको एक तरीके से मोटिवेट कर दिया था बैंकिंग को, कि आप लोगों को इजी लोन दीजिए। तो बैंक उनको लोन देने लगे कि भाई हम आपको शेयर खरीदने के लिए लोन देंगे, वो भी आप मार्जिन मनी पर खरीद सकते हैं। मार्जिन मनी का मतलब है कि अगर $100 पर शेयर, अगर मार्केट में $100 का शेयर है, तो 90% हम लोन देंगे, 10% आप जुगाड़ करिए। तो 90% लोन मिला, उन्होंने बड़ी तत्परता से बहुत शेयर खरीद लिए। अब जब बैंक को रिपेमेंट की बात आई, तो रिपेमेंट करने में चूक गए, क्योंकि आप रिपेमेंट नहीं कर सकते, उनके पास पेमेंट के लिए पैसा ही नहीं था। तो उन्होंने मार्केट में आके शेयर बेचना शुरू कर दिया। तो एक ही बार जो शेयर बेचना शुरू किया, सो मार्केट में शेयर का रेट डाउन हो गया। और डाउन हुआ तो ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया कि चारों तरफ एक भय का वातावरण हो गया। और फिर अमेरिकी पूंजीपति घबरा गए, क्योंकि उनका वो भी डर गए कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने यूरोपीय मार्केट में जो पूंजी लगाई हुई थी, उस पूंजी को वहां से खींचनी शुरू कर दी, और यूरोप का पूरा तो मार्केट चल रहा था अमेरिकी पूंजी पर, वो भी डाउन हो गया। यही तो मैंने शेयर मार्केट का बताया था। अब अंकुर पूछिए कि अभी लोग क्लियर हैं कि नहीं। ओके है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही बताया था मैंने। अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं क्या है, क्या क्या मतलब क्या कदम उठाए वो बताते हैं। किए गए उपाय, उपाय क्या किया देखो। पहले तो देखा गया, पहले तो उन्होंने महसूस किया कि भाई जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को जो हमने ध्वस्त किया है, उसी का दंड हम भुगत रहे हैं। मैंने उनका मानना था कि जर्मनी पर जो हमने बहुत ज्यादा इंडेमनिटी, जो क्षतिपूर्ति की राशि लाद दी, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था लच्चर हो गई, उनका मानना है। और उनका मानना है कि अगर जर्मनी की अर्थव्यवस्था लच्चर हो गई, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था अगर बेहतर रहती, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था की भी तरक्की होती, क्योंकि जर्मनी भी डिमांड क्रिएट करती। तो जर्मनी अर्थव्यवस्था जो डाउनफॉल हुआ, तो उस कारण से यूरोप में भी एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था में शिथिलता आ गई। तो उनका कहना था कि अब जर्मनी को उबार देना चाहिए, नहीं तो जर्मनी और गिरेगा, तो फिर बाकी अर्थव्यवस्था की तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ जर्मनी में, तो इन्होंने क्या किया कि 1932 में लाओसेन, या उसको लोजान भी बोलते हैं, 1932 में लोजान या लाओसेन में एक सम्मेलन बुलाकर जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति की राशि थी, उसमें 90% राशि को माफ कर दीजिए कि जाओ आप बड़ी हो, क्योंकि आप इतनी राशि नहीं दे सकते, हम मान गए।
फिर दूसरा उपाय उन्होंने किया कि लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और इसका समाधान खोजना चाहा। लेकिन लंदन में जो उन्होंने सम्मेलन बुलाया और उसका समाधान खोजना चाहा तो कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि आपस में इनकी सहमति नहीं बनी। अब तीसरा क्या हुआ, समाधान के लिए जो कदम उठाया वो अलग अलग देशों ने अपना तरीका अपनाया। माने अपना तरीका सब अलग अलग, जैसे सब डूब रहे थे तो हुआ कि भाई चलो अलग अलग हम जो तरीका अपना सकते हैं वो तरीका अपनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि देखो, कोई सहमति नहीं बनने पर मंदी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। क्योंकि मंदी की स्थिति में क्या होती है, जो मंदी आई तो उसमें दो बुराइयां अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रकट हुई। एक को कहते हैं ट्रेड वॉर और दूसरे को कहते हैं करेंसी वॉर। देखो इकोनॉमिक मैटर है, तो मेंटली तुम लोग अलर्ट रहोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो मेरे हाथ में बंधे रह जाएंगे। तो ट्रेड वॉर में क्या होता है, उसको व्यापारिक युद्ध कहते हैं, दूसरे को चुंगी वॉर, एक को चुंगी वॉर कहते हैं, चुंगी युद्ध, और दूसरे को कहते हैं मुद्रा युद्ध, मतलब ट्रेड वॉर एंड करेंसी वॉर। वो होता यह है कि जैसे अब हम मंदी की स्थिति में, तो हम चाहेंगे कि हम अपनी वस्तुएं आपके यहां निर्यात कर दें और आपकी वस्तुओं के आयात में कटौती कर दे, ताकि संतुलन हमारे पक्ष में रहे। तो आप भी तो वैसा ही चाहोगे, तो आप भी क्या करोगे, हमारी वस्तुओं में के आयात में कटौती करोगे और अपनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना चाहोगे। तो आप कल्पना करो, नदी में 5 लोग नहा रहे हैं, उसमें अगर 2-3 डूब रहे हैं तो बाकी 2-3 के कंधे पर चढ़कर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अंत में सभी डूब जाते हैं। तो उस क्राइसिस के मोमेंट में चाहते हैं कि भाई हम उनकी अर्थव्यवस्था को दबाकर हम तरक्की कर लें, तो ये दोनों के लिए घातक है। दूसरा है करेंसी वॉर। करेंसी वॉर में क्या होती है कि अगर हम अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो हमारा निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है। अगर हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, जैसे उदाहरण बताता हूं, मेंटली अलर्ट हो ना। मैंने पहले ही कहा कि 1 घंटे 20 मिनट आपका टोटल अटेंशन हमें चाहिए और उसी में मुझे समझाना होता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि अगर बिना समझे हुए स्टूडेंट पढ़े और अगर वो थिंकिंग क्रिएचर ना बने, क्वेश्चन का राइटिंग ना कर सके, तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम $1,00,000, माने इसको ऐसे समझिए, मेंटली अलर्ट होइए, $1 पहले 50 रुपए के बराबर था। अब अवमूल्यन होने के बाद $1 बन गया 60 रुपए के बराबर। तो पहले हम अगर निर्यातक थे और $1,00,000 की वस्तुएं हम निर्यात करते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमें मिलता था 50 लाख, वो कन्वर्ट होकर रुपया में 50 लाख मिलता था। अब चूंकि $1 60 रुपया हो गया, तो $1,00,000 का अब अगर हम निर्यात करते हैं तो अब वो कन्वर्ट होकर हमारे पास 60 लाख रुपए के रूप में आएगा। तो हमारा निर्यात का कॉस्ट बढ़ा, तो निर्यात को प्रोत्साहन मिला। आयात में क्या होता है कि पहले अगर हम कितने टेम्परेचर, पहले अगर हम $1,00,000 का, एक थोड़ा बढ़ा के देखो थोड़े, अब हम $1,00,000 का अगर हम आयात करते थे तो हमें देना पड़ता था 50 लाख रुपया। कितना किया? 50 लाख रुपया। लेकिन अब अगर हम $1,00,000 का आयात करते हैं तो कन्वर्ट होके हमको उसके मतलब वो $1,00,000 डॉलर खरीदने के लिए हमको 60 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो हमारा तो आयात का कॉस्ट बढ़ गया। अब देखिए, इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होता है, मतलब जो आयात है वो आयात का विस्थापन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम वही वस्तु अपने देश में बंबई से मंगाते $1,00,000, मतलब तो हमें उतनी ही वस्तु है तो हमको उस पर खर्च होता 55 लाख रुपए, और वही वस्तु पेरिस से मंगाते थे तो 50 लाख रुपए में आयात हो जाता था। अब जब चूंकि अब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो अब पेरिस से मंगाने में हमको लग रहा है 60 लाख रुपया और बॉम्बे से हमको 55 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो हम अब पेरिस से क्यों मंगाएंगे, हम बॉम्बे से खरीदते हैं।
तो हमारा बाहर का जो आयात है उसमें तो कटौती हो गई क्योंकि हम बॉम्बे से खरीदने लगे। तो माय स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। और अगर हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो हमारा निर्यात बढ़ता है और आयात कम होता है। लेकिन सोचिए, अगर दूसरा देश भी वैसा कर ले तब क्या होगा? हम अपने मुद्रा का अवमूल्यन जानबूझ के, अवमूल्यन मतलब मुद्रा का मूल्य कम कर लेते हैं 20%, तो दूसरा कर लेता है 25%। तो हम अगर वी हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर डिमांड ऑफ करेंसी बाय 20%, दे हैव डन बाय 25%। तो ये क्या होगा कि भाई मतलब ये तो वॉर हो गया। इसको कहते हैं करेंसी वॉर। ये बहुत घातक होता है, याद रखना इसको। इससे आपको इकोनॉमी की भी चीजें सुलझेंगी। तो इसको एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थी जिनका नाम था जॉनसन। तो जॉनसन ने इसके लिए एक फ्रेज दिया, उसको कहते हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसी। बेगर दाई नेबर पॉलिसी मतलब उसने कहा अपने पड़ोसी को भिखमंगा बनाओ की नीति। बेगर दाई नेबर पॉलिसी मतलब बेगर मतलब भिखारी बनाना। मतलब हर देश चाहता है कि हम अपने पड़ोसी को बर्बाद करें और अपने आप को बचा लें। तो इस कारण से तो समस्या और भी आ रही, कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। अब जानते हो, अब कुछ कंट्री ने व्यक्तिगत तौर पर इसका समाधान ढूंढना चाहा। तो कैसे? तो मुद्रा को मजबूत बनाने की कोशिश की, उल्टा काम कर दिया। मुद्रा को मजबूत बनाने का काम किया और दूसरा क्या किया? खर्च में कटौती करने की कोशिश की। आप बताओ कि कोई अगर किसी का शरीर अगर अनेमिया का शिकार है, कोई बेड रिडन है और डॉक्टर सोल्यूशन बताएं कि आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो बेचारा चलेगा कैसे कि मॉर्निंग वॉक करेगा? तो अब वो कैसे सोल्यूशन होगा? मतलब उससे और भी उनका डिमांड कम हो गया और भी मंदी से परेशान हो गए, क्योंकि जब खर्च में कटौती की, क्योंकि मंदी के समय आवश्यकता खर्च बढ़ाने की होती है, कटौती करने की नहीं होती है। तो इतना तक आप समझ गए होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अंकुर, जरा पूछिए मेरे स्टूडेंट से कि इतना तक वो क्लियर हुए या नहीं हुए। ओके, अब देखिए, अब एक सॉल्यूशन हिटलर ने दिया, और हिटलर कोई अर्थशास्त्री नहीं था, लेकिन मैं हिटलर के बारे में बताऊंगा कि हिटलर 1933 में जब जर्मनी का चांसलर बना तो वह यह चाहता था कि हम एक तो उसको वर्साई की संधि को तोड़ना था और मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी को फिर एक बार मतलब जर्मनी के साथ जितने अत्याचार हुए उसको समाप्त करना था। तो जर्मनी की सैनिक शक्ति बढ़ानी थी। उसने क्या किया? लगभग 6 लाख युवाओं को सेना में नियुक्ति कर ली। तो उनमें परचेजिंग पावर आ गया, क्योंकि जिसको नौकरी मिलेगी तो आप जानते हो कि उनके पास क्रय शक्ति आई, तो वो डिमांड बढ़ा। दूसरा, बहुत सारे आर्मामेंट फैक्ट्री बनाई। आर्मामेंट फैक्ट्री मतलब हथियार बनाने वाली फैक्ट्री बनाई, तो उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिला। तो उस कारण से परचेजिंग पावर बढ़ा। फिर उसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसको युद्ध के लिए तैयार करना था जर्मनी को, तो सड़कों और मार्गों का निर्माण करवाया। उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला, उस कारण से डिमांड बढ़ा। तो जर्मनी की में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया और मंदी के चक्र से जर्मनी नेचुरली मुक्त हो गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या होगा? अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं वॉर इकोनॉमी की तरफ चली गई। वॉर इकोनॉमी की तरफ चले जाने का मतलब है जैसे तुम 6 लाख सोल्जर्स को अपॉइंट करते हो, तो बैठ के उसे योगा तो नहीं करवाओगे, आखिर उस पर खर्च तो आपका हो रहा है। तो आप चाहोगे चलो किसी पर हमला कर देते हैं, किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं। अब व्लादिमीर पुतिन के पास वॉर मशीनरी इतना रखी पड़ी थी, सोचा इस्तेमाल कर लेते हैं यूक्रेन में। तो एक समस्या होती है कि आप अगर ज्यादा हथियार और तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं लोग उसका यूटिलाइज करना चाहता है, लगता है कि भाई इस पर खर्च हो रहा है, इसका कुछ तो हम यूटिलाइज करें। तो वही हिटलर ने वॉर मशीनरी एक तरह से बना दिया। अब मैं 2 थियरी बताना चाहूंगा, और एक है केन्स का अर्थशास्त्र, जॉन मेनार्ड केन्स का, और उसके लिए थोड़ा सा मुझे क्लासिकल अर्थशास्त्र आपको बताना होगा। ये बड़ा टेक्निकल चीज है, ये टेक्निकल चीज है
और ये टेक्निकल चीज थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग ऐसा करिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, मेंटली थोड़ा अलर्ट हुई, सिर विर हिलाइए और थोड़ा केनेसियन अर्थशास्त्र समझने के लिए पहले टाइट हुई। और उसी के साथ मैं रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी भी आपको समझा देता हूं। देखिए, देखिए पहले आपने देखा क्लासिकल अर्थशास्त्र। जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, वो अर्थव्यवस्था में मतलब संतुलन की बात करता है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। माने एक प्राकृतिक रूप में संतुलन, नेचुरल संतुलन की बात करते हैं। कहता है कि देखो अर्थव्यवस्था में एक नेचुरल, आप लोग मेंटली अलर्ट रहना, संतुलन होता चलेगा, क्योंकि उसको कहते हैं, इसके लिए एक टर्म आता है, जो क्लासिकल अर्थशास्त्र का मॉडल है उसके लिए एक टर्म आता है, उसको कहते हैं सप्लाई लेड ग्रोथ। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें एक टर्म आता है सप्लाई लेड ग्रोथ की बात करता है। सप्लाई लेड ग्रोथ से इसका मतलब यह है कि इसका यह कहना है कि देखिए ये कहता है कि सप्लाई लेड ग्रोथ से इसका मतलब यह है कि इसका यह कहना है कि देखिए जब आप सप्लाई का मतलब आप उत्पादन करो तो वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हो तो प्रोडक्शन अपना डिमांड नेचुरली क्रिएट कर लेगा। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो दो चीज है, एक कैपिटल लगाते हो, ओके, और दूसरा है कि लेबर को वेजेस देते हो। तो लेबर का जो वेजेज बाजार में आएगा, वह जो लेबर का वेजेज है वह फिर बाजार में परचेजिंग पावर बन के लौटेगा। और जो पूंजीपति ने जो मुनाफा कमाया, पूंजीपति का जो मुनाफा है वो फिर निवेश बनकर लौटेगा। तो वो पैसा फिर मार्केट में आ जाएगा, तो एक नेचुरल संतुलन होता चलेगा। पता नहीं आपने समझा होगा कि नहीं। जैसे देखो, जैसे आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन में आप वर्कर्स को रोजगार देते हो, उसको वेजेस देते हो, तो डिमांड क्रिएट करता है। और तो किसी भी प्रोडक्शन में तो दो है ना, पूंजीपति पूंजी लगा रहा और वर्कर श्रम कर रहा, तो उसको तो श्रमिक को तो एक थोड़ा सा कम कर दो, वास्तव में गर्मी लग रही। तो पूंजीपति है वह 24, पूंजीपति है, वो पूंजीपति को मुनाफा मिला, तो पूंजीपति उस मुनाफा की रकम को फिर निवेश के रूप में लाया दूसरे वर्ष आगे, तो फिर मार्केट में वो पैसा आ गया जो परचेजिंग पावर एक तरह से क्रिएट कर प्रोडक्शन में लग गया। और जो वेजेज है, मजदूरों का जो मजदूरी है, वो फिर परचेजिंग पावर बनकर आ गया। तो मार्केट में वो लौटता रहता है और डिमांड सप्लाई दोनों के बीच नेचुरल संतुलन होता है। तो ये उसका कहना था। अब क्या हुआ कि इसमें पहले एडम स्मिथ ने कहा, उसके बाद फिर एक अर्थशास्त्री आता है क्लासिकल अर्थशास्त्र, उसका नाम है जेवी सेज। इसको कहते हैं सेज थियरी, सेज सिद्धांत। ये सेज सिद्धांत है वह है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत का मतलब है, इसका यह कहना है कि देखिए जैसे आप थोड़ा मेंटली अलर्ट रहना कि प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन में अगर मान लीजिए 100 रुपया लगा, ओके, 100 रुपया लगा, तो 100 रुपया लगा, चाहे उसको यह कहना था, इसको ऐसे समझिए कि मार्केट है, तो मार्केट में जो उत्पादन है, तो उत्पादन में लगभग 1000 रुपया खर्च हुआ। तो वो बोलता है कि आप मान के चलिए कि मान लीजिए इसमें 500 रुपया पूंजीपति को मुनाफा के रूप में चला गया और 500 रुपया मजदूर को मजदूरी के रूप में चला गया, ओके।
चला गया मजदूरी, तो मजदूरी चली गई, तो अब ये पैसा फिर आगे ये जो पूंजीपति है वो फिर कैपिटल लेके आएंगे, प्रोडक्शन में लगाएंगे, और ये पैसा मजदूर मार्केट में लाएंगे और वस्तुएं खरीदेंगे, तो फिर मार्केट में 1,000 रुपया लौट जाएगा, और लौट जाएगा, उसी तरह से संतुलन होता रहेगा और प्रोडक्शन चलता रहेगा और डिमांड क्रिएट होता रहेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि 1929-30 में देखा गया, मतलब इनका कहना है कि देखिए जब प्रोडक्शन होगा तो रोजगार मिलेगा और एक रोजगार और प्रोडक्शन में संतुलन बना रहेगा। 1929 में देखा गया कि 25% बेरोजगारी हो गई, 25% मजदूर को रोजगार नहीं था, वो बाहर थे और उनके पास कोई साधन नहीं था और मार्केट में डिमांड नहीं था। 1929-30 में देखा गया कि बाजार वस्तुओं से भरा है और खरीदार नहीं। मतलब अमेरिका में बच्चे सेब यानी एप्पल से खेल रहे हैं और एप्पल का खरीदार नहीं है। और जब खोजा गया उनको, क्लासिकल और शास्त्रीय वहां से कहां गए तो कोई अवेलेबल नहीं था। एक था उसमें एक अर्थशास्त्री था फ्रेडरिक हायेक, वो केन्स से थोड़ा छोटा है, अभी उसी की चलती है। वो बेसिकली इसको कहते हैं न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री था। तो फ्रेडरिक हायेक का ये कहना था कि देखिए ये एक टाइमली असंतुलन है, इसको छोड़ दीजिए, मार्केट अपने आप को फिर रीएडजस्ट कर लेगा, मार्केट फिर रीएडजस्ट कर लेगा। अभी फॉर टाइमली उसमें समस्या आई है तो इसको आप छोड़िए। और ये मार्केट में अब इसमें एक उसने तर्क दिया था, जो अगर उसकी तरफ मैं जाऊंगा उस तर्क में तो हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है, तो वो आपको नहीं समझ में आएगा, आप और उलझ जाओगे, इसलिए उधर मैं नहीं जाता हूं, मैं सीधा केनेसियन अर्थशास्त्र ही समझा देता हूं। नहीं तो एक इसमें ये भी है, गोल्ड स्टैंडर्ड की थियरी है, वो अलग है और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूं। तो ये जो है ये 29-30, ये जो 1900 इसने कहा फ्रेडरिक हायेक ने कि देखिए ऐसा है कि इसको आप ये मानिए फॉर टाइम बीइंग है। केन्स उसी समय जॉन मेनार्ड केन्स, ये कौन केन्स है? आपको याद होगा कि मैंने पेरिस शांति सम्मेलन में इसको बताया था कि यह ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनकर आया था। और पेरिस शांति सम्मेलन में जो जर्मनी को दंडित किया गया था, इससे बहुत ही पीड़ित था, बहुत दुखी था। इसको लग रहा था कि जर्मनी के साथ इतना कठिन और कठोर संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो फेमस तो पहली बार उसी समय हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि इसके समय तक तो नोबेल प्राइज नहीं आया था, इसलिए नोबेल प्राइज इसके बाद शुरू हुआ। लेकिन ये डिजर्व करता था। दुनिया में आज भी केन्स का जवाब नहीं है, मतलब इसका जो सिद्धांत है वो इनफॉर्मली सभी देश आज भी अपनाते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हुआ ऐसा कि केन्स ने कहा कि देखिए आपकी थियरी ही गलत है, आप मेंटली अलर्ट रहना। उनका कहना है कि आप कहते हो ना ये 500 रुपया मजदूरी मिलेगी, वो मजदूरी डिमांड के रूप में आएगा, तो इसका कहना है कि नहीं, डिमांड के रूप में 500 नहीं आएगा। क्योंकि इसमें होगा क्या कि मजदूर, जैसे अगर आपके पास अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख वार्षिक है, तो आप में एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसमें 10% आप बचा लोगे। तो 10% आप बचा लोगे और बचाकर रख लोगे, तो मार्केट में तो आप 90,000 ही लौटेगा। और फिर सेकेंड टाइम आएगा तो फिर 10% हटाओ, तो फिर अब कितना। उनका यह कहना है कि जो वेजेज आते हैं, वेजेज के रूप में जो मजदूर को आप देखते हो, पूरा का पूरा डिमांड के रूप में नहीं आता है। तो डिमांड के रूप में नहीं आता है तो धीरे धीरे डिमांड फॉल होता चला जाएगा। और पूंजीपति होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, जब उनको मार्केट गिरता हुआ नजर आता है तो वो निवेश लेकर नहीं आते। तो पूंजीपति भले ही रुपए के बिछावन पर सोए रहें, माने करेंसी के बिछावन पर वो सोए रहें, गद्दे पर सोए रहें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएंगे जब तक उनको यह विश्वास नहीं हो चलेगा कि मार्केट उठा हुआ है और मार्केट में डिमांड है। तो इस तरह से मजदूरी भी पूरी की पूरी तरह नहीं लौटती, और जहां जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो पूंजीपति अपना पैसा दबाकर बैठ जाते हैं। तो उसने सल्यूशन कहा,
मुक्त अर्थव्यवस्था को उसने नकार दिया, कहा यह मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को स्वयं आगे आना होगा और सरकार को स्वयं मांग प्रबंधन करना होगा। सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को मांग प्रबंधन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मांग प्रबंधन कैसे होगा, तो कहा कि मांग प्रबंधन का सीधा सा तरीका है कि सरकार के पास दो हथियार है। एक हथियार है, उसने कहा कि सरकार के पास दो हथियार है। सरकार के पास एक हथियार है टैक्स, मतलब कर नीति, और दूसरा है व्यय, खर्च। तो उसने देखा कि जब सरकार यह देखे कि मार्केट अब डीप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो वह अपने कर में कटौती कर दे, क्योंकि कर में अगर कटौती करेगा तो लोगों में क्रय शक्ति ज्यादा रहेगी। तो लोग कर में कटौती कर ले और अपनी सरकार एक तरफ कर में कटौती कर दे ताकि लोगों में परचेजिंग पावर आ जाए, दूसरी तरफ अपने खर्च को बढ़ा दे, व्यय को बढ़ा दे। तो व्यय को बढ़ाएगा तो डिमांड उठेगा, मतलब मूल्य वृद्धि होगी। मतलब उसका कहना है कि डिमांड बढ़ेगा। सरकार अगर कर में कटौती करेगी और व्यय को बढ़ा देगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड होगा तो मूल्य वृद्धि होगी। तो मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो बढ़ते हुए मूल्य के साथ उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी, क्योंकि उसको वेजेज मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, तो मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और फिर मांग बढ़ेगी। साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक 100% मांग की स्थिति ना आ जाए। और जब 100% जब डिमांड हो जाएगा तब अर्थव्यवस्था में हीटिंग होनी शुरू होगी, क्योंकि अगर उसका मानना है कि अगर 100% रोजगार हो जाएगा, उसने कहा कि तब तक ये साइकिल चलता रहेगा जबकि पूर्ण रोजगार न मिल जाए, सभी को रोजगार न मिल जाए। और जब सभी को रोजगार मिलेगा तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत वह अपने खर्च में कटौती कर दे और कर को बढ़ा दे। अब देखो सरकार को फायदा क्या होगा कि उस समय उसने कर में कटौती की थी पहले जब मांग कम थी, और अपने सरकारी खर्च को बढ़ाया था। तो सरकार पैसा कहां से लाएगी बताइए? तो राजकोषीय घाटा होगा ना। जैसे कैसे राजकोषीय घाटा आप लोग इकोनॉमी में जानते हो, मतलब इसको कर नीति और व्यय की नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। यह मैक्रो इकोनॉमी पर आधारित होता है, और राजकोषीय नीति का जनक ही है, मतलब फिस्कल पॉलिसी, फादर ऑफ फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का जनक है जॉन मेनार्ड केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स इसने कहा कि जब बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में जब 100% रोजगार हो जाएगा तो मांग बहुत बढ़ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में अस्फीतिकारी प्रभाव होगा, यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था में अस्फीति बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, तो सरकार को यह करना चाहिए कि उसको तुरंत अपने खर्च में, सरकार को तुरंत अपने खर्च में कटौती कर लेनी चाहिए और कर को बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि देखो, जिस समय सरकार ने खर्च बढ़ाया था और कर में कटौती की, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो सरकार ने मार्केट से उधार लिया था, तो उसका राजकोषीय घाटा बढ़ा था, तो भी राजकोषीय घाटा ज्यादा है। अब जब पूर्ण रोजगार हो गया और जब मांग बहुत बढ़ गई और जब मूल्य मुद्रास्फीति की स्थिति आई, तो फिर क्या हुआ कि उसने तुरंत अपनी कर को बढ़ा लिया और खर्च में कटौती कर दी। तो कर जो बढ़ाया, उसी कर से वो अपना पैसा समेट ले और उस पैसे से अपने राजकोषीय घाटा को पूरा कर ले। तो कभी राजकोषीय घाटा को बढ़ा ले, कभी राजकोषीय घाटा को पूरा कर ले। और कैपिटलिस्ट के बारे में कहा कि जब सरकार खुद जब सामने आएगा मांग प्रबंधन के लिए, तो कैपिटलिस्ट का डर समाप्त होगा, उनमें एक एनिमल स्पिरिट आएगा इकोनॉमी में। एनिमल स्पिरिट का मतलब है कि कैपिटलिस्ट क्लास में एक तरह से निवेश करने की प्रवृत्ति आएगी
और कैपिटलिस्ट आगे आएंगे और पैसा लेकर आएंगे और निवेश करेंगे। उसके लिए उसने टर्म दिया था क्राउडिंग इन, माने इकोनॉमी में क्राउडिंग इन होगा, क्योंकि जब सरकार सामने आएगी तो कैपिटलिस्ट भी सामने आएंगे और वो भी निवेश करेंगे तो अर्थव्यवस्था उठ जाएगी। अब मैं स्टूडेंट्स, ये तो इकोनॉमी हार्ड थोड़ा इकोनॉमी प्रिंसिपल था, तो थोड़ा सा आप अंकुर को एश्योर कर दें कि आपकी क्या स्थिति है, तो फिर उसी के अनुकूल हम काम करें। Yes. ओके, सो माय स्टूडेंट्स, ये था केन्स का फार्मूला। अब जब केन्स ने फार्मूला दिया तो फ्रेडरिक हाइक, जो अभी आर्थिक उदारीकरण का जनक है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको आर्थिक उदारीकरण ही बताऊंगा, तो आर्थिक उदारीकरण का जनक है फ्रेडरिक हाइक। उसने केन्स को कहा कि आप क्या बता रहे हो, ये तो बड़ी खतरनाक फार्मूला बता रहे हो, ये तो रिस्की जोखिम वाला काम है। ऐसे में तो लॉन्ग टर्म में चल के इकोनॉमी में समस्या आ सकती है, क्योंकि आप मुद्रास्फीति पैदा करके और तब इकोनॉमी के में डिमांड क्रिएट कर रहे हो, जानबूझ के राजकोषीय घाटा कर रहे हो, तो राजकोषीय घाटा होगा तो मुद्रास्फीति आएगी, तो उससे डिमांड बढ़ेगा, तो आप तो जोखिम वाला काम कर रहे हो, तो फ्यूचर में इससे समस्या आएगी। जॉन मेनार्ड केन्स ने उसको कहा कि डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल आर डेड। फ्यूचर की क्या बात करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, हम मरेंगे बचेंगे, पहले तो इकोनॉमी को तुरंत उठाइए। जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि भाई आप इकोनॉमी को में बेसिक्स को ठीक करिए तो धीरे धीरे इकोनॉमी उठ जाएगी। केन्स का कहना था कि बेसिक्स को ठीक करने की स्थिति तभी आएगी जब पहले डिमांड क्रिएट होगा। कैसे बेसिक्स ठीक होगा, और ऐसे में तो बहुत टाइम लगेगा, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। पहले तो उसको, जैसे मान लो किसी को पेन हो रहा है तो कोई डॉक्टर कहे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको मैं मतलब आप अच्छे खाते हुए ध्यान दीजिए, धीरे धीरे वो दर्द दूर हो जाएगा। और कोई दर्द क्या, हमको तो पेन किलर चाहिए, तो केन्स पेन किलर दे रहा था। तो पेन किलर को हमेशा लोकप्रियता रहती है, आप जानते ही हो। तो उसने पेन किलर देकर इकोनॉमी को ठीक करने की बात की, कहा कि भविष्य की बात मत करिए, भविष्य में तो सभी मरे हुए हैं, भविष्य में कौन जानता है। तो मतलब हमें याद है कि जब मोदी जी की सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, जब मुद्रा का अवमूल्य, आपको याद है कि डिमोनेटाइजेशन किया था, जो अचानक से क्या कहते हो नोटबंदी, तो मार्केट से 86% करेंसी निकल गई। तो करेंसी अचानक से निकल गई और सरकार उसके लिए तैयार नहीं, सरकार से तो गलती हुई। इस बात को बाद में मोदी जी को भी लग रहा था, लेकिन अब तो बात हो चुकी थी। तो 86% नोट निकल गए तो डिमांड सीधा डाउन हुआ। तो मनमोहन सिंह जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो अर्थशास्त्री थे और वो लोकसभा में कभी नहीं गए, राज्यसभा में गए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाए, राज्यसभा से ही प्राइम मिनिस्टर हुए। तो राज्यसभा के मेंबर थे, तो राज्यसभा में आने वाले थे, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर चूंकि राज्यसभा में आने वाले थे, तो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी राज्यसभा में गए। हालांकि मनमोहन सिंह अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने बात तो बड़ी पते की कही, जो विशेषज्ञ उसको समझ पाया। अब हम लोग उसको समझ पाए, लेकिन कॉमन पीपल उनके स्पीच से बहुत इंप्रेस नहीं हुआ। जैसे उनका ये कहना था कि देखिए, गवर्नमेंट ने जो गलती की है उसमें आगे जो जीडीपी है, वो जीडीपी 2% तो जरूर कम हो जाएगी तुरंत इंडिया का। तो उसमें जो वे थे, क्या बोलते हैं, जब मोदी जी की सरकार थी, तो इनसे जब गलती हो गई तो अपने गलती को जायज करार देने के लिए इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था कि देखिए हमने जो काम किया है उससे फ्यूचर में इकोनॉमी मजबूत होगी। और उन्होंने एक टाइम देना शुरू कर दिया, संभवतः 16 की बात थी, तो 25 या किसी वर्ष का टाइम दे रहे थे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ उस समय तक बढ़कर 10% हो जाएगा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है उसमें जो कैश का कंटेंट कम होगा और बैंक ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो इससे फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा 10% ज्यादा जीडीपी हो जाएगा 2025 तक। तो ये मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह ने कहा, इंग्लिश में ऐसे ही बोलना शुरू किया कि इन फैक्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी रिस्की डिसीजन एंड आई थिंक कि दिस measure from the side of the government would affect the economy immediately, and it is ordained
कि देयर वुड बी द रिडक्शन इन जीडीपी by 2% up to next year, and government is making a claim that in future the GDP would reach up to 10%. So here I have to remind the government कि according to John Maynard Keynes, don't talk about future, in future all are dead. मतलब उसने कहा कि भाई देखिए गवर्नमेंट ऐसा दावा कर रही है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर की बात मत करिए, फ्यूचर में सभी लोग मरे हुए हैं, फ्यूचर में क्या होगा कौन जानता है। ये बात सही है। अब वो 2025 कर रहे थे, वो जानते थे कि 2020 में पैंडेमिक आ जाएगा, पैंडेमिक कोरोना, और उनको पता था कि 2021 में यूक्रेन और रशिया वॉर छिड़ जाएगा। तो मतलब ये सब कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर किसी का बस नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स, अब ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक यू पीपल आर क्लियर। तो ये बात अब हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रूजवेल्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट था 1932 में। अमेरिकन प्रेसिडेंट चुना, 4 बार प्रेसिडेंट चुना गया था। अब तो 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, तब 4 बार हो जाते थे। तो रूजवेल्ट की जो न्यू डील पॉलिसी है, हालांकि केन्स डायरेक्टली उसका इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं था, लेकिन केनेसियन नीति से ही प्रभावित है। क्योंकि जो रूजवेल्ट है, वो रूजवेल्ट ने क्या किया कि उसने देखा कि भाई हमारी इकोनॉमी में डिमांड तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो उसने 1932 में चुनाव जीतने के बाद घोषणा की कि हम मतलब अमेरिका और विश्व को इस आर्थिक मंदी से उबारने के लिए न्यू डील या नए व्यवहार की घोषणा करते। और न्यू डील क्या था? कुछ नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को चुराया उसने। समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को चुराया। जैसे पहले राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर नहीं था, राज्य नियंत्रण केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था में था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य नियंत्रण नहीं था, मुक्त अर्थव्यवस्था थी। राज्य का काम केवल पुलिस स्टेट का होता था, लॉ एंड ऑर्डर का। समाजवादी राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता था, अब राज्य सीधा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। जॉन मेनार्ड केन्स ने रूजवेल्ट को सुझाव दिया, दूर से ही सुझाव दिया, कोई उसका एडवाइजर नहीं था डायरेक्ट, कि देखिए अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उठाना है तो रोजगार बढ़ाइए। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो उसको कहिए कि एक गड्ढे को कोड़े और उसी गड्ढे को भरे मजदूर, और उसको तनख्वाह दे दीजिए, वो जाएगा बाजार में वस्तुएं खरीदेगा, डिमांड क्रिएट होगा। तो कहते हैं कि रूजवेल्ट ने 100 दिनों का सुधार लागू किया, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट बनाया, 20,000 लोगों को रोजगार दिया। फिर उसने किसानों को सब्सिडी दी। सब्सिडी तो जानते, राज्य सहायता था, किसानों के पास परचेजिंग पावर आया। बेरोजगारों और छात्रों को, मैंने वृद्धा पेंशन शुरू किया। बेरोजगारों और छात्रों को उसने एक तरह से सब्सिडी दी, और बैंक को एक तरह से खुली छूट दी कि भाई लोगों को खूब क्रेडिट पर पैसे दे ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए। और मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक आवास योजना लागू की और व्यापक सार्वजनिक निर्माण विभाग बना के व्यापक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। तो अमेरिका में जो पहले गंदी बस्तियां, जो स्लम्स थी, वो स्लम सब आधुनिक बस्ती में तब्दील हो गई। इतना निर्माण कार्य हुआ, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। और तब देखते हो कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुआ और फिर मंदी की मार से अमेरिका मुक्त होने लगा। तो इस पर किसी आलोचक ने क्या कहा है पता है? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूंजीवाद, मतलब जो रूजवेल्ट का न्यू डील है, ये कहीं समाजवाद को अपनाने की दिशा में कदम तो नहीं था? नहीं। समाजवाद, ध्यान रखिए, समाजवाद ये केवल मांग प्रबंधन था। या जॉन मेनार्ड केन्स है, वो समाजवाद का समर्थक नहीं था। हाँ, समाजवाद से प्रेरणा ली, अर्थव्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप किया। तो अर्थव्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप किया, ये कहीं ना कहीं समाजवाद, क्योंकि देखो अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रण में हो, ये किसका दावा है या किसका मानना है? तो समाजवाद का। समाजवाद
अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन केन्स या रूजवेल्ट का ये मकसद नहीं था। इसका ये कहना था कि भाई देखिए, अर्थव्यवस्था तो निजी क्षेत्र में ही रहेगा, राज्य के पास और बड़े बड़े काम करने के लिए राज्य वही काम करे, अर्थव्यवस्था चलाना राज्य का काम नहीं। हाँ, राज्य का काम है मांग प्रबंधन करना और राजकोषीय नीति, और राज्य सीधे अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगा और कॉकपिट पर बैठकर वो अर्थव्यवस्था को गाइड करने लगा। अब अगर माय स्टूडेंट्स, इसका सीधा प्रभाव जो मैंने अंतर अनुशासनात्मक में आपको दिया है, जो पढ़ लेना, इसका सीधा प्रभाव संविधान पर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का स्वरूप परिवर्तित होगा। अब पहले सप्लाई लेड ग्रोथ था और केन्स ने डिमांड लेड ग्रोथ, इसको कहते हैं, जैसे वो सप्लाई लेड ग्रोथ था, इसको कहते हैं डिमांड लेड ग्रोथ। माने मंदी के बाद पहले राज्य को डिमांड को क्रिएट करने के लिए, मांग को सृजन करने के लिए, मांग का प्रबंधन करने के लिए काम करना होगा। तो संविधान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हो? पहले राज्य था पुलिस स्टेट, अब हो गया वो वेलफेयर स्टेट। मैंने राज्य को स्वयं अपना काम करना, मैंने राज्य सीधा अब अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, राज्य अर्थव्यवस्था को चलाता है, उसका प्रबंधन करता है, मतलब उसमें डिमांड क्रिएट करने में राज्य की भूमिका होती है। तो राज्य की भूमिका बढ़ गई और राज्य लोगों पर, जानते हो कि अपने व्यय को, खर्च को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने लगा। तो यही आपको देखना है। जो पहले एडम स्मिथ वाला राज्य था, उसको मैंने बताया था, शायद भूल गए होंगे, वो था, उसको कहते थे लघु राज्य, मिनिमल स्टेट। अब ये बन गया मिनिमल स्टेट से मैक्सिमल स्टेट। अब राज्य हो गया, वो लघु राज्य था, ये बृहद राज्य बन गया, क्योंकि राज्य अब लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगा। अब देखो, मध्य वर्ग इस राज्य को कब तक सहन करता है और कब वैसी परिस्थिति आती है जब एक बार फिर मध्य वर्ग एक छोटे राज्य की मांग करेगा और आर्थिक उदारीकरण, इसको नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो, नव उदारवादी आर्थिक नीति लागू होगी। इसमें कुछ पहलू और भी है, लगभग हमको 15-20 मिनट इसमें और भी टाइम लग सकता है। 15-20 मिनट आप लोग इसको देखते चलोगे और ये सब मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन तो मैंने जो आपको यूपीएससी में पूछा है, ये 2013 में ही पूछा था, उसका मैंने आंसर करके दिया है। और विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, पूंजीवाद का संकट, डायग्राम भी दिया है, विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव। और जो प्रभाव है, ये प्रभाव में मैंने टोटल 4 पॉइंट दिए हैं। इस 4 पॉइंट को देख लेना, ये 4 पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर तुम खुद देख लेना। विश्व आर्थिक मंदी ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, राजनीति दोनों को परिवर्तित कर दिया, विश्लेषण कीजिए। और फिर विश्व आर्थिक मंदी, अब ये आपका पूंजीवाद के दूसरे बड़े संकट के विरुद्ध प्रतिक्रिया, रचनात्मक प्रतिक्रिया क्या हुई है, तो केनेसियन अर्थशास्त्र, ये भी मैं डेवलप कर दूंगा। और ये केनेसियन अर्थशास्त्र जो मैं आपको समझा चुका हूं, इन फ्यूचर ऑल आर डेड, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसकी बुक है 1936 में, ये आप देख लेना। और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील भी आपको आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर एक बार पढ़ लेना। और पूंजीवाद का नया संस्करण, पूंजीवाद का जो नया संस्करण है, ये थोड़ा मैं समझा दूंगा डायग्राम आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और केनेसियन अर्थशास्त्र और न्यू डील का प्रभाव है, इसको पढ़ लेना। इससे क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन। अब ये पूंजीवादी मॉडल है, सबल पक्ष और निर्बल पक्ष है। समाजवादी मॉडल है, इसका भी सबल पक्ष और निर्बल पक्ष है, इन दोनों का। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है केनेसियन अर्थशास्त्र, पूंजीवाद का नया संस्करण। और ये वही चीज है 1929-30 की आर्थिक मंदी। इसको पढ़ लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील नीति, मैंने यही चीज रिपीट होकर कई जगह आया है, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, तो इसको आप देख लेना। मुझे 20 मिनट लगभग लगेगा, कुछ पहलू इसको मुझे समझाना पड़ेगा। और कल ही मैं एक मैटर आपको, आगे का मैटर मैं कल आपको भिजवा देता हूं, जो फांसीवाद नाजीवाद होगा, उसी मैटर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जुड़ा होगा। तो ये आपका खंड 4 का अंतिम सब मैटर होगा, जो मैं कल आपको भिजवाऊंगा। और आज मैं यही रुकता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको कल का प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं।
1917 की रूसी क्रांति ने 1917 की रूसी क्रांति ने क्रांति ने विश्व राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परीक्षण कीजिए। रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परीक्षण कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है और ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया, जैसे कल भी मैंने दिया था, थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है। इस पर देखो, जैसे महत्व या प्रभाव वाला जो मैंने मैटर दिया हुआ है रूस की क्रांति पर, उसी में आपको 6 पॉइंट दिया हुआ है, वहीं से निकल जाएगा। लेकिन सारा पॉइंट मत लिख देना, केवल राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सोचकर उसमें पॉइंट निकालना है। और 150 वर्ड्स अगर आपको नहीं पूरा हो, 100 वर्ड्स भी पूरा हो, तो भी आपको लिखना जारी रखनी है, लिखना बंद नहीं करना है। क्वेश्चन के सामने घुटने कभी नहीं टेकने हैं। तो चलिए, आज यही रुकता हूं और फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।